नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आज हमारे साथ म्यूज़िक और डांस के 4 टैलेंटेड कलाकार हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और आर्ट्स के चमकते सितारे हैं। ये सभी अपने अपने फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं और आज हमें अपने म्यूज़िकल जर्नी का एक ग्लिम्प्स देने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम देम। और हमारे साथ हैं उस्ताद इल्मस हुसैन जी। और उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। म्यूज़िक तो इनके लिए फैमिली लेगेसी है। बचपन से ही तबला बजाते आ रहे हैं और इनको तालमनी राष्ट्रीय युवा जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। उनके साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा जी। देवेंद्र वर्मा जी, बिफोर मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराऊं, मुझे ये ब्रजरंग क्या है? देखिए, ब्रजरंग, मेरा जन्म ब्रज में हुआ। मैं आगरा, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आगरा। आगरा एक ब्रज का ही क्षेत्र है। तो जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई तो वो जगह ब्रज है। वैसे ब्रज एक बड़ा टेक्निकल, एक लिटरेरी शब्द है। ब्रज का मतलब है गोचर। अच्छा। जहाँ गाय चरती है, जहाँ गाय के पैरों के निशान होते हैं। अच्छा। तो ये तो हमारा जो संपूर्ण भारत जो था वो जी तो कृषि प्रधान देश था। सब लोग गाय जानवर पालते थे। तो मैं तो कहता हूँ कि जहाँ ये हमारा संपूर्ण भारत ही ब्रज था। ब्रज रंग, रंग दैट इज ए कलर। तो मेरी जो रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का ही मैंने प्रयोग किया है और उसमें मेरी मोर देन 5000 मेरी कंपोजिशंस हैं। उसमें गाने की, तबले की, डांस की और लिटरेरी। बिल्कुल। और जैसे अभी डॉक्टर देवेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या है, मैं तो ये कहती हूँ ये एक कंप्लीट कला गुरु पैकेज हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स गवर्नमेंट से मिले हैं। और ये सिर्फ एक म्यूजिशियन ही नहीं बल्कि एक राइटर हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं और टीचर भी हैं जो कि ग्वालियर घराने की गायकी और तबला पखावज ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में वी ऑल्सो हैव पंकज कुमार जी। पंकज कुमार चौधरी जी असम के इस लाइक आई वुड कॉल हिम अ म्यूजिकल जीनियस ने तबले के सुर से दुनिया को जीत लिया है और कई बड़े माइस्ट्रोस के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। और उनके साथ में बैठी हैं रश्मि चौधरी जी। आवाज़ में जादू और सुरों का मैजिक है रश्मि चौधरी जी। और रिसेंटली शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड ऑफ कोर्स शी इज़ एन ऑल इंडिया रेडियो ए ग्रेड आर्टिस्ट। और रश्मि जी ने हर परफॉर्मेंस को स्पेशल बनाया है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट आप सबकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बात करते हैं, मैं आपसे थोड़ा बहुत कलावंत सेंटर के बारे में जानना चाहती हूँ कि जिनको आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, कलावंत सेंटर फॉर म्यूज़िक एंड डांस करीब 27 सालों से रन कर रहा है, जिसकी डायरेक्टर बीना खान है। और हम लोग को कलावंत सेंटर ने इनवाइट किया है यहाँ पे वर्कशॉप के लिए, प्रोग्राम के लिए। और बीना जी की जो हस्बैंड है कादर खान, उन्होंने हम लोग को सबको इनवाइट किया है। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उनकी वजह से आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। खान साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपका जो म्यूज़िकल सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? हाउ डिड योर फादर एंड ग्रैंडफादर दे इन्फ्लुएंस योर म्यूज़िकल जर्नी? देखिए, मेरा जन्म ही म्यूज़िक परिवार में हुआ, तो उस वजह से, और चूँकि मेरा तबले का घराना है और ये करीब कई सौ सालों से रन कर रहा है। बिल्कुल। तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं अपने घराने के बारे में कि 1775 से लखनऊ का तबला घराना जो है शुरू हुआ है और उसके फाउंडर मेंबर जो थे वो उस्ताद बख्शू खान साहब थे। तो चूँकि एक सिलसिला पूरा आ रहा है कई जनरेशन से, तो मेरी पैदाश इस परिवार में, संगीत के परिवार में हुई। और मेरी तालीम जो थी मेरे दादा गुरु उस्ताद वाजिद हुसैन खान साहब से और मेरे उस्ताद गुरु और मेरे पिता, मेरे वालिद उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब से हुई। और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मुझे कुछ और करना नहीं है, सिर्फ
तबला ही बजाना है। आँख खोली तो घर में म्यूज़िक देखा, और ये भी था कि अब चूँकि घरानेदार हैं तो हमें घराने की जिम्मेदारी को निभाना है। बिल्कुल। और ये होता है ना कि लड़के फादर ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, तो ये सिलसिला बरकरार रहे। तो मेरे दिमाग में ये बात डाल भी दी गई थी कि तुम्हें घराने को संभालना है। तो ये भी था एक प्रेशर, ये भी था, और मुझे शौक भी था। अच्छा। तो इस वजह से मुझे इससे बड़ी दिलचस्पी रही, और मुझे अल्लाह का शुक्र है उस जो भी उस्तादों से सीखा उसी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे देवेंद्र वर्मा जी कि आप ग्वालियर ट्रेडिशन से जुड़े होने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस ट्रेडिशन की वो क्या खास बात है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है? जी देखिए, गाने में सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। बिल्कुल। ग्वालियर से ही हमारे बहुत सारे घराने वहीं से बने, ग्वालियर से आगरा, बाकी घराने। तो सबसे पहली बात तो पुराना घराना है, और पुराना घराना होने की वजह से वहाँ के जो हमारे गायक थे, पुराने गुरु लोग थे, वो चौमुखी गायक थे। अच्छा। 4 पटकी गायकी कहलाती थी। वो ध्रुपद भी गाते थे, ख्याल भी गाते थे, ठुमरी भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो और जो ग्वालियर की जो खास पहचान है वो है बंदिश का भरना। अच्छा। बंदिश में इस तरह का जाल बनाना, स्वरों को इस तरह से परोना, जो बिल्कुल उसकी एक अपनी एक लिगेसी, उसकी एक अलग अपनी पहचान हो, और बंदिश को भरने के साथ उसमें लयकारी का काम करना, लय के साथ खेलना, ये उसकी खास ग्वालियर घराने की पहचान है। दूसरा, मैं तबला पखावज भी ग्वालियर ट्रेडिशन का ही सीखा। ग्वालियर वैसे तो गाने के घराने के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ घराना और परंपरा 2 चीज थी। जहाँ बहुत पुराना हो गया वो घराने, जो हमारी जो परंपराएं बनी, हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं थी, उनमें ग्वालियर की जो परंपरा थी वो पंडित परवत सिंह एक बहुत बड़े लेजेंडरी कलाकार हुए, उन पखावज वादक हुए, उनसे पहचान हुई। हालांकि उनके दादा ग्वालियर आ गए थे, ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर दरबार में। उनके 3 बेटे थे, विजय सिंह जी, माधव सिंह जी, गोपाल सिंह जी। और चूंकि पुराने कलाकार आसानी से देते नहीं थे अपने, और सही बात है, अपनी प्रॉपर्टी को कौन ऐसे देता है? पुराने कलाकार सब अपने बच्चों को देते थे। लेकिन इनमें माधव सिंह जी जो थे वो ऐसे एकमात्र उस परिवार में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शागिर्दों को खूब बांटा, और वो गाने के, तबले के
और डांस के, तीनों के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ऐसे लोग रेयरली होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने खूब बांटा। तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उनके साले थे, उनको गोद ले लिया, उनको पाला। वो मेरे गुरुजी थे, जो मैं आगरा से हूँ। तो वो आगरा यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। तो वो उनसे मुझे सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मेरा गाना भी आगरा का और तबला पखावज भी आगरा का। वाह। तो वो बिल्कुल एक अलग धारा है। इसी तरह से चूंकि मैं उनके साथ रहा, वो लगभग 30 साल मेरे साथ रहे या मैं उनके साथ रहा। वो अपने घर कम रहते थे, हमारे यहाँ ज़्यादा रहते थे। डांस सिखा रहे हैं तो भी हमारे यहाँ रहते, तो मुझे डांस भी याद हो गया। तो डांस में मैंने बहुत सारी मेरी अपनी रचनाएं हैं। आप कहेंगे तो मैं दो एक आपको सुनाऊंगा भी। बिल्कुल। देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया, आपने ब्रज के बारे में पूछा, तो ब्रज के जो देवता हैं वो कृष्ण हैं, देवी हैं राधा रानी हैं। तो राधा रानी के लिए मेरा एक छंद है, उसको डांस में भी लोग यूज करते हैं। और वो देखिए 12 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। 12 हो रुद्र और 11 हो गणेश जान, ब्रज भाषा है। 12 रुद्र माने भगवान शंकर के 12 स्वरूप है। 12 हो रुद्र और 11 हो गणेश जान, 10 दिक्पाल 9 निधि कर्तगान है। अष्ट कमल दल सप्त ऋषि धरत ध्यान, 6 ऋतुअन में पंचानन को मान है। 4 वेद 3 लोक गावत सरस गुण, पाप और पुण्य दो रहत साथ साथ हैं। ऐसी वृषभानु सुता दूजी नहीं को, और कहत ब्रजरंग मात करो कल्याण है। कहत ब्रजरंग मात करो कल्याण। ये वो देवी हैं, अगर राधा नहीं होती तो कृष्ण भी नहीं होते। बिल्कुल। और ये लीला भी नहीं होती। तो और आप ये देखेंगे कि हमारी जो गाने की बंदिशें हैं सारी ब्रजभाषा में है। डांस का जो नटवरी, जो आज का कथक नृत्य जिसको हम कहते हैं नटवरी, वो नटवरी से ही आया हुआ है। तो मेरी इसमें सैकड़ों मेरी रचनाएं, और मैंने ऐसी रचनाओं के बारे में सोचा जिसके बारे में लोगों ने आज तक सोचा नहीं है। उस तरफ लोगों ने उस तरफ काम, तो इस तरह का मैंने अपना काम करने का प्रयास किया। तो ये मेरा अपना क्रिएशन है, आप कहेंगे तो। और मैं आपको डेफिनेटली, पर पहले अभी हम रश्मि जी की ओर बढ़ते हैं। और रश्मि जी, आपका जो म्यूज़िक का दौर है, आपने बहुत ही छोटी सी उम्र से सब कुछ शुरू हुआ, तो आपको कैसे पता था कि आप म्यूज़िक में ही जाना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक समय ऐसा था कि म्यूज़िक की ओर हमारा रुझान मेरी माँ की वजह से हुआ। क्योंकि बचपन से मेरी माँ, मतलब हमने जो सुना, मम्मी का सितार ही सुनती थी। और वो सितार मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वो जब सितार बजाती थी तो घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो, वो भी ध्यान रख के करती थी। तो उनका जो सितार का तुम्बा होता है, वहाँ मैं कान लगा के जब उनके साथ बैठती थी तो वो सितार सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। तो वो जो सितार की धुन सुना, और मेरी माँ बहुत अच्छा लोकगीत वगैरह भी गाती थी। वो अवध के, वहाँ के भोजपुरी, चूँकि गाजीपुर की रहने वाली थी, वहाँ का मिला। मेरे पिताजी अवध, इलाहाबाद, प्रयाग के, तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी ऐसा मुझे मिला सौभाग्य कि अवध के भी लोकगीत और उधर भोजपुरी दोनों चीज़ें सुनने को मिला। साथ साथ जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो पास में एक म्यूज़िक स्कूल खुला। मम्मी ने कहा कि तुम लोग इधर उधर जाओगे, चलो म्यूज़िक सीखो। तो इंटरेस्ट तो माँ से ही मिला, लेकिन माँ ने थोड़ा सा इंस्पायर भी किया हम लोगों को कि तुम लोग जाओ वहाँ सीखो। तो उसमें क्लासिकल तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन वो जो तानपुरे की आवाज़ थी वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि बस वो लगता था कि वो साउंड मेरे कान में ना गूंजता रहता था। घर आके मैं जितने बर्तन होते थे सबको बजा के देखती थी कि वही वो साउंड क्यों नहीं निकलता। और संगीत के लिए मेरे और भी चीज़ें थी कि जब कभी लाइट चली जाए या बारिश का मौसम हो तो झिंगुर की जो आवाज़ होती है ना, वो मैं सुनते सुनते मुझे लगता था मम्मी ये बाजा कौन बजा, ये बाजा कौन बजा रहा है। तो मैं कहती भगवान बजा रहे हैं। मैं सोफे के अंदर तखत के नीचे घुस घुस के दिखती थी कि कहाँ कौन बजा रहा है ये चीज़ें। तो एक था कि संगीत मुझे शुरू से पसंद था, और ईश्वर ने मुझे इस जगह पे लाया कि धीरे धीरे करके गुरुओं का सानिध्य मिला, मैं इस जगह तक आई। मतलब अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से सारी। तो मेरी माँ तो सबसे पहली गुरु हुई, वो श्रीमती सरोजनी सिन्हा। उसके बाद फिर जब स्कूल गए, वहाँ से सीखा। डिग्री कॉलेज में आए तो
वो वहाँ पे कमला बोस जी, रॉबिन चटर्जी, ये मेरे गुरु रहे। फिर जब हमने एमए क्लास में लिया तो यूनिवर्सिटी गई, प्रयाग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पे पंडित रामेश्वर झा जी और गीता बनर्जी रही। साथ ही साथ जब वहाँ से मैं निकल के पास आउट हुई तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, और वो विदुषी सुलोचना बृहस्पति जो रामपुर सदरंग परंपरा की बहुत प्रख्यात गायिका हैं, उनसे फिर मुझे तालीम लेने का अवसर मिला, जो आज तक जारी। मैं उनको अभी भी जाती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप बात करती हैं ना, लगता है जैसे आप मोती आपके मुंह से निकलते हैं, इतना फाइन आपका वॉइस टेक्सचर है कि लगता है कि कुछ जैसे मोती निकल गया अभी। ये आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। एब्सोल्युटली। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी पंकज कुमार जी से। असम से लेके लखनऊ तक आपका कैसा? हाँ, ये एक बहुत ही, मैं इतना रिमोट एरिया से मैं आया हूँ। अगर वो जगह अगर कोई देखे, हमें जो आफ्टर मैरिज ये हमारे परिवार को लेके उस जगह में गए तो लोग कहते कि इस जगह से तुम आए हो। हमने कहा हाँ, ये देखो कैसे लोग, हमारे दोस्त हैं वो सब बचपन में इनसे खेलते थे। एनीवे, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, ये सर मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, एक्चुअली टी गार्डन में वो जॉब करते थे, बट कलकत्ते में थे। अलाउद्दीन खान साहब बहुत मतलब जो रविशंकर जी के गुरु हैं, उनके साथ भी उनका काफ़ी वो था। देन सामहाउ उन्होंने सीखने की तो बहुत इच्छा था, उनका वायलिन उनका सीखना था, तो अल्टीमेटली हो नहीं पाया। उसके बाद वो गाते थे, तबला भी बजाते थे। फिर एट द एज ऑफ 4 years हमारी रुझान जो है, मैं कुछ नहीं, उस समय घर में तबला नहीं था, मैं जो कोई डब्बा मिल जाता है कोई, उसी को उठा के ले आके बजाता। देन माय फादर जो है, उन्होंने देखा ये तो बहुत ही है और रिदमिक है, वो बजा ले रहे हैं उसमें रिदम देके। देन मैं क्या कहूँ, उन्होंने, मुझे याद है 5 साल उम्र था, उन्होंने एक लकड़ी नीम, 5 साल की उम्र में आपको यस ये यस, सब समझ आता जस्ट था? टेलिंग यू, मुझे याद है किसी का एक मकान में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ कटा गया था, तो उसका एक पीस जो है उन्होंने ले आया था। देन उन्होंने इसको तबले की शेप करके जहाँ तबला बनाते हैं वहाँ ले गए। देन वहाँ से बनवा के लाए। तो बिगिनिंग में उन्होंने, अब वो जो जानते हो, कोई मतलब वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, उन्होंने हमको थोड़ा सा सिखाया वो किया। देन जब मैं शहर में आया तो किसी एक मुकुल चक्रवर्ती जी थे, उनसे सीखा। करते करते मुझे लगला ना ये तो तबला नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मेरा लक ऐसे, मुझे इच्छा है कि मैं बाहर जाऊंगा। पिताजी ने बड़े बड़े उस्ताद की नाम करते थे, हमने कहा कब इस उस्ताद को मैं देखूं, कहाँ जाऊं। उसके बाद अचानक असम स्टेट की एक स्कॉलरशिप, वो मतलब भाग इतने कि आज जैसे देखा है हमारे किसी अंकल ने कहा भाई ये तो एक है, इसको इंटरेस्ट है, उसको अप्लाई करो। और दैट इट वाज द लास्ट डे। हमने अप्लाई किया, कॉल लेटर आया, गए इंटरव्यू दे, और ये अल्टीमेटली एक्चुअली हम बंगाली परिवार से हम हैं, असम के हैं, बट वी आर बंगालीज, है ना, मतलब तो वहाँ मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है भातखंड, मतलब लखनऊ भातखंडे के नाम दिया, वहाँ जाके आप वो सीखिए। यानी लखनऊ आ गए। दैट वाज 1978 में हमको मिला स्कॉलरशिप। बिल्कुल। मगर भातखंडे में आने के बाद मैं एक्चुअली तबला जो मैं सीखना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा था। वहाँ देखिए कॉलेज में, कॉलेज की एक दायरा है, उससे मतलब आप सब जानते हैं, हम बताएंगे। तो कॉलेज से एक्चुअली आप तबले के बारे में जानकारी होगा मतलब एक्चुअली ये गुरु शिष्य परंपरा में तो मुझे बहुत ही वो लगा कि मैं कैसे सीखूँ, या तो घर चला जाऊँ। देन किसी ने कहा कि लखनऊ में वो कर रहे हो, और उनका एक मतलब जो मेरे उस्ताद के एक डिसाइपल है पवन बरदली, है ना, मैं नाम ले रहा हूँ, हाँ आप जानते हो, हाँ हमारी इल्मास जी हमारे उस्ताद के बेटे, हमारे उस्ताद ही है, उस्ताद नहीं है तो अब उस्ताद ही है भाई इस समय। तो वो पवन बरदली को हमने देखते थे, तो वो कह रहे यार तुम थोड़ा सा मुझसे सीनियर, 2-3 साल सीनियर, और उसके बजाना की वे मतलब प्लेइंग जो इट वाज वेरी, मतलब हमको इम्प्रेस कर रहा था। कह रहे तुम खास साहब से सीखो। कई लोगों ने कहा फलाना सीखो, तो मैं कैसे खास साहब से। तो ऑल ओवर साइड एक दिन उनका एक प्रोग्राम था लखनऊ फेस्टिवल में, देखिए बाहर टहल रहे, हम चले गए वहाँ जाके। हमने कहा इतने, किसने कहा यही है खास साहब।
तो हम जाके एकदम पैर पड़ गए। तो मुझे उनके पूरा जो पर्सनैलिटी देखा है, हमने कहा ही इज द राइट पर्सन जो हमको सिखा सकते। मैंने पैर जो के हमने उस्ताद में अगर आप सिखाओगे तो मैं यहाँ रहूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ से वो हो गया, मैंने लखनऊ नहीं। उन्होंने नहीं बेटा ऐसा नहीं, उठो उठो उठो, मैं सिखाऊंगा। तो मैं क्या कहूँ, उसके बाद उस्ताद मेरा इतनी भाग, अचानक एक दिन मेरे घर में जहाँ रहता था वहाँ आ गए मिस्टर जिम किपन, डॉक्टर जिम किपन, हमारे गुरु भाई है, और वो उन्होंने किताब भी लिखी। यस 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 यस, जिम किपन वाज माय, हाँ यस यस यस। तो जिम किपन को लेके कि बेटा चलो उनके वो पंकज के घर जाना है। तो जिम हमारा फ्रेंड था, वो हमारे घर में दोपहर को आके पहुंच गए। उस तरह आओ भाई तुमको सिखाते हैं। तो वो तो खैर वो बोल मुझे याद है अभी भी, समझे। उन्होंने कहा तुम 2 बोल लिख लो और आज से शुरू कर दो। मैंने उस समय मैं क्या समझो, मतलब उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब हमारे कमरे में आ गए और मुझे वो नहीं हो रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आके कह रहे तुम आज से शुरू कर देता हूँ। वो मेरा दिन, और आज करीब 46 साल हो गए इस लखनऊ गाने में, एक दिन भी इस गाना छोड़ा नहीं है। नवंबर में 16-17 नवंबर को प्रोग्राम्स हैं। तो कुल मिला के आने वाला जो महीना है बहुत क्रूशियल रहेगा हम लोग का, बहुत बिजी रहेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे। और तो आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे लोग जा सकते हैं जो आपको सुनना चाहेंगे? जी जी, जो आपको जी, देखना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो देखिए ये सारा जो काम कर रहे हैं, ये कोलाबन सेंटर जो है, अच्छा। वही में आप ये कोलाबन हम लोग आज सेंटर से यहाँ आप आए हैं, ये बिल्कुल उन्हीं के यो है। हाँ। उनकी वेबसाइट पे हाँ, हर आप चीज जाइए, हाँ। सारा मिल जाएगी। और इसके लिए तो बीना जी और हमारे जो कादिर खान साहब, इनका कंट्रीब्यूशन मैं क्या कहूँ, मतलब इसका कोई हम वो नहीं कह सकते। इतना अच्छा, खुद ही इतना बड़े उस्ताद है भाई, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, मतलब वेरी गुड तबला तो, प्लेयर आल्सो। हाँ, उनकी पिताजी इतने फादर भी बहुत अच्छे थे। उनके नाम है क्या, रहमान खान साहब, फादर तो बहुत बड़े उस्ताद थे भाई। और अपने आप में कादिर खान साहब जो है बहुत बड़े, मतलब नॉलेज, मतलब तबले की बहुत बड़े अच्छे वो थे, ज्ञानी हैं। और अभी भी हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। और ये पूरा ट्रिप जो है ये उन्हीं का क्रेडिट है, हम लोग जा रहे हैं। और ख़ास तौर से लखनऊ गाने को उन्होंने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर सोच रहे, तबले लखनऊ गाने, तबले गाना भी है, सब कुछ है, मगर स्पेशली उनका जो है तबला जो है लखनऊ गाने के ऊपर उनका, हाँ। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा जी कि उस्ताद तो बहुत बड़े हैं वो, लेकिन जो उनके अंदर इस भारतीय संगीत को प्रमोट करने का जो दर्द है, बिल्कुल, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई दो राय नहीं। वो चाहते ये कि ये संगीत, हमारा संगीत जन जन में पहुंचे, हर एक बच्चे के अंदर वो इन्फ्यूज हो, उससे संस्कार सीखें, उससे कुछ ऐसा सीखें कि ये हमारी आपको पता है, मैं भी इवन कलावन सेंटर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आपको इधर लाया, मुझसे मिलाया, और मैं आपके साथ बात कर पाई और बहुत कुछ जान पाई म्यूजिक के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। नमस्कार।